उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, उमर बशीर मेरा नाम है, लेक्चर कंप्यूटर साइंस हूँ, गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज सरगोदा रोड फैसलाबाद में। अभी महमूद साहब का जिक्र हो रहा था, ठीक है, तो वो कोलीग ही हैं मेरे भी, तो हमने जीसी यूनिवर्सिटी में इकट्ठे ही पढ़ाना स्टार्ट किया था। ठीक है, तो आजकल तो उनकी पोस्टिंग गोजरे हो गई हुई है, आई होप। ठीक है, जैसे दिल साहब ने अभी बेटा आपको रोबोटिक्स के मतलब बताया और आपके क्लास वालों ने पूछा सर से, जो आप बात कर रहे थे वो मशीन लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे। आपने क्वेश्चन किया था आई थिंक 70% डाटा ट्रेनिंग के लिए रखना है और 30%, ये डिपेंड करता है, ये प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम ये चीज़ वेरी होती है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 70% ट्रेनिंग के लिए रखना है और 30% टेस्टिंग के लिए। ये डिपेंड करता है डाटा सेट के ऊपर कि हम कौन सी प्रॉब्लम के लिए डाटा सेट ले रहे हैं। ठीक है, तो ये फिक्स नहीं है। अच्छा जी, चलें आगे हम चलते हैं। तो अगर फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ठीक है, तो अदील साहब ने भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आसान लफ्ज़ों में हम ये कह सकते हैं कि हम कंप्यूटर को इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर भी इंसान की तरह सोच सके। ठीक है, अभी आई थिंक आपने क्वेश्चन किया था सोचने वाली बात पे, तो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू है, आप सब जानते ही हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहते हैं, जो कंप्यूटर की सारी वर्किंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब सीपीयू में बेसिकली क्या लगा हुआ है, अगर आप सीपीयू के पार्ट्स की बात करते हो ना, एक उसमें अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, एक उसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है, उसके बाद कैशे मेमोरी होती है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर्स होते हैं और सिस्टम बसेस होती हैं उसके अंदर। अब जो उसका अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है वो बेसिकली डीएलडी है सारी की सारी। सीएस आपको पता है बेसिकली दो फील्ड से लिया गया है, मैथ से और फिजिक्स से। फिजिक्स वालों ने हमें सर्किट बना के दिए हैं और मैथ जितने भी हम मशीन लर्निंग की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, वो सारी की सारी मरहूने मिन्नत कौन से सब्जेक्ट की है, वो मैथमेटिक्स की है। यानी कि जो हम प्रोग्रामिंग भी करते हैं वो बेसिकली ज़्यादातर जो टेक्निक्स है ना वो मैथ के सब्जेक्ट से ली गई हैं। ठीक हो गया, तो अब सीपीयू वही काम कर सकता है जो करने के लिए उसके अंदर उसके अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के अंदर सर्किट मौजूद है। अब अगर एडिशन का सर्किट मौजूद है तो वो एडिशन कर पाएगा। अब अगर उसके अंदर एडिशन का सर्किट मौजूद ही नहीं है, आप उसको जितना मर्जी ट्रेन करते रहो, वो एडिशन परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसका मतलब है ट्रेनिंग करवाने के लिए भी सर्किट का मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, वो सर्किट होगा तो उसके बाद हम फिर कोई ना कोई मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम यूज करेंगे उसको ट्रेन करने के लिए। जब वो ट्रेन हो जाएगा, अब इसकी सिंपल सी एग्जांपल आप लोग ये ले सकते हैं, हमारे घर में छोटा बच्चा है, अब उसको नहीं पता फॉर एग्जांपल ये बोर्ड मार्कर है, तो हम उसे पहले खुद बताते हैं बेटा ये बोर्ड मार्कर है, वो फिर पूछेगा आपसे ये क्या है, आप फिर उसे बताएंगे ये बोर्ड मार्कर है। 2-3 मरतबा जब आप उसे चीज़ों के मतलब बता देते हैं, उसकी मेमोरी में वो चीज़ सेव हो जाती है। जब वो सेव हो जाती है फिर आप नहीं उससे वो आपसे नहीं पूछता, आप उससे पूछोगे ना ये क्या है, वो आपको खुद बताएगा ये बोर्ड मार्कर है। तो इसका मतलब ये होगा कंप्यूटर भी इसी तरह ही है। ठीक है, कि कंप्यूटर में अगर तो सर्किट मौजूद है फिर हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। और अगर हम सीपीयू की बात करें, सीपीयू एक तो नहीं है, जीपीयू भी आजकल आपको पता है जिसे हम ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं, एनवीडिया कंपनी का पता ही होगा। और आजकल जितना अच्छा जीपीयू होगा उतनी अच्छी हमारी ग्राफिक्स बनती हैं। इसी तरह मशीन लर्निंग के लिए अलग कंपोनेंट आता है हमारे नए सिस्टम में, उसको बोलते हैं एनपीयू। ठीक है, तो वो भी जस्ट लाइक सीपीयू है। ठीक है, तो अगर आपके सिस्टम में लैपटॉप में एनपीयू होगा तो हम उस पर मशीन लर्निंग करके ट्रेनिंग करवा सकते हैं, फिर वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमने पहले बात कर ली, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बेसिकली क्या है, मशीन्स को हम इस काबिल बनाना चाह रहे हैं कि मशीन भी क्या कर सकें, इंसानों की तरह बिहेव कर सकें। ठीक है, अब मशीन के अंदर सलाहियत नहीं है कि वो सोच सके समझ सके। अल्लाह ताला ने इंसान को ही ये सलाहियत दी है ब्रेन के जरिए कि हम चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं और उसके मुताबिक काम करते हैं। लेकिन हम कंप्यूटर को देखें किसके जरिए ये सलाहियत दे रहे हैं, प्रोग्रामिंग के जरिए। तो बेसिकली जो पावर आ रही है उसमें सोचने की सलाहियत आ रही है कंप्यूटर के अंदर, वो कहाँ से आ रही है, वो प्रोग्रामिंग के जरिए आ रही है। तो बेसिकली हम प्रोग्रामिंग के जरिए, एल्गोरिदम्स के जरिए उसे ट्रेन कर रहे हैं। जब वो ट्रेन हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंगली फिर वो एक्शन परफॉर्म कर देता है जो हम उससे रिक्वायर्ड करवाना चाह रहे हैं एक्शन फॉर्म। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड आपने सुन भी लिया, थोड़ी सी डेफिनेशन भी देख ली। आई होप के दिल साहब ने भी आपको काफ़ी हद तक एक्सप्लेन कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। लेकिन आप डेली लाइफ में देखो तो हर बंदा एआई की बात कर रहा है आजकल। ठीक है, तो ऐसा एआई ने क्या कर दिया है कि जिसकी वजह से हमारी दुनिया बदल के रह गई है। ठीक है, तो थोड़ा सा उसके ऊपर भी फोकस करते हैं। अगर हम एआई के यूजेस की बात करें डेली लाइफ के अंदर तो देखें हेल्थ केयर है, फाइनेंस है, ट्रांसपोर्टेशन है और इन्वायरमेंट है। तो यहाँ से स्टार्ट करने से पहले अब आप लोग माशाल्लाह सारे सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा सा गूगल क्रोम पे आते हैं।
मैं आता हूँ फाइवर के ऊपर। फाइवर आपको आई होप के पता ही है कि एक वेबसाइट है जो फ्रीलांसिंग के लिए काफ़ी पॉपुलर है, और जो बंदा भी जिसके पास छोटी सी स्किल भी हो, डोंट मैटर कि प्रोग्रामिंग नहीं आती, कोई मसला नहीं है, आपको एसईओ आती है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, व्हाटसोएवर, छोटी सी स्किल भी हो तो भी आप घर बैठे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। और वो आपको आइडिया है कि उसके ऊपर गिग्स होती हैं, ठीक है। और अदील साहब दूसरा डिस्प्ले कैसे आएगा? अच्छा बेटा देखें, पहले आज से को 5-10 साल पहले फाइवर पे एआई की कैटेगरी नहीं थी, तो मैं तो आपको एआई की इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कि एआई ने कैसे दुनिया बदल के रख दी है, ठीक है। अब आप देखें तो ये देखें जनाब, एआई की स्पेशल कैटेगरी बन गई है फाइवर के ऊपर भी, ठीक है। तो एआई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अगर आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें एआई सर्विसेज को, ठीक है, तो आप लोग लाजमी, क्योंकि सीएस के स्टूडेंट हैं, तो अगर फाइवर का नहीं आइडिया तो लाजमी इसको आज जाके आपने लाजमी एक्सप्लोर कर लेना है, ठीक है। इसके ऊपर अगर आप आएंगे तो आपको अपने फील्ड के रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी एक छोटी सी स्किल लाजमी मिल जाएगी जो आप देखेंगे, और इंशाल्लाह उस पर काम करना अगर आप स्टार्ट कर देते हैं तो स्टडी के साथ साथ अभी से आप बेटा अर्निंग कर सकते हैं अपनी, ठीक है। तो इसके अंदर देखें, अगर हम एआई की बात करें तो ये सारी सर्विसेज एआई के रिलेटेड हैं, ठीक है, जो हमें शो कर रहा है वो। अब ये देखें, ये इसकी मेन कैटेगरी है। अब इसके अंदर आप देखें जो भी न्यू कैटेगरी शो हो रही होंगी ना, उसमें लाजमी तौर पे एआई का वर्ड यूज हो रहा है। ये देखें, मैं कर्सर आपके, ये देखें एआई का वर्ड आ गया जी। ये देखें न्यू कैटेगरी ऐड हुई है इमेज एडिटिंग की, अब वो एआई इमेजिंग एडिटिंग कर दी है उसने, ठीक है, ये देख लें। इसी तरह जो जो नई से नई कैटेगरीज ऐड हो रही हैं उसमें लाजमी तौर पर एआई का रोल जो है वो ऐड हो चुका हुआ है, ठीक है। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि एआई कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है आज के दौर में। अगर आपको एआई का नॉलेज है, एआई की स्किल है, तो आप अच्छी अर्निंग कर सकते हैं। वो आगे हम फिर बात भी करते हैं। इसी तरह आपको आइडिया होगा, अपवर्क भी एक प्लेटफॉर्म है जो अगर आपको स्किल हो आपके पास तो आप घर बैठे अर्निंग कर सकते हैं। जैसे हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, तो अगर हम अपवर्क पे आते हैं तो अपवर्क के ऊपर भी स्पेशल जो है वो एक कैटेगरी बन चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ये देखें एआई सर्विसेज, अगर मैं इसको पॉइंट आउट कर सकूं, ये देखें, ठीक है। तो अब आपने इसको भी जो है एक्सप्लोर करना है आज जाके। इसी तरह अगर मैं थर्ड प्लेटफॉर्म की बात करूं, पीपल पर आवर, आप में से कह रहे हैं कोई स्टूडेंट फ्रीलांसिंग जो बैठे हुए हैं? चलें, इतना तो पता है ना फ्रीलांसिंग होती क्या है। एक स्किल है आपके पास और आप उस स्किल के बदले लोगों को काम दे रहे हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं। दिस इज नोन एज सिंपल वर्ड्स में फ्रीलांसिंग, ठीक है। अगर आप पीपल पर आवर में जाते हैं तो ये देखें बेटा, ये एआई सर्विसेज आ गया। तो जितने भी इस वक्त लेटेस्ट प्लेटफॉर्म चल रहे हैं जहां से दुनिया घर बैठ के पैसा कमा रही है, उसमें आप देख लें कि स्पेशल एक पूरी टैब बन चुकी हुई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सर्विसेज की। तो इससे आप इस बात से इंपॉर्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त एज अ स्किल कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर। ठीक हो गया जी। तो चलिए जी, अब वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। अब सबसे पहले जी, इतना क्या चेंज आ गया हमारी लाइफ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। तो अब देखें जी, अमेजोन कंपनी का आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अमेजोन जो है वो ये कह रहे हैं कि अब हम जो इंसानों से बुक्स लिखवा रहे थे, अब हम इस काबिल हो गए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करें और अपनी बुक्स उससे लिखवा लें। तो देखें कितनी बड़ी बात है कि जहाँ पे एक पर्सन कितना टाइम ले रहा था एक बुक को लिखने के लिए, उसे महीनों भी लग सकते हैं, सालों भी लग सकते हैं। तो वो काम बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने चंद मिनटों में कर दिया हमारा। और आपके सामने है कि चैट जीपीटी बेसिकली क्या कर रहा है, हमारी बुक्स को अमेजोन के लिए प्रिपेयर करवा रहा है। ठीक है, ये सिंपल सा आपको यूज़ बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करें, ईमेल डेली लाइफ में बेटा हम यूज़ करते ही हैं, चाहे जीमेल हो, याहू हो, कोई भी हो। ठीक है, तो उसके अंदर देखें हमें ऑटोमेटिकली रिकमेंडेशंस भी आ रही होती हैं। तो वो रिकमेंडेशन किसकी बदौलत आ रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत आ रही है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हम पूरी की पूरी ईमेल भी चाहें तो कंपोज कर सकते हैं और शायद
उसमें 0.01% एरर हो, हालांकि हम उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक कर सकते हैं, कोई सेंटेंस की मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इतनी एक्यूरेटली हमें वो उसका कंप्लीट करके दे रही है कि शायद हम इंसान जो है उतनी एक्यूरेसी के साथ वो ईमेल उतनी टाइप ना कर सके, ठीक है। और थर्ड नंबर पे अगर आप बात करते हैं डेली लाइफ के हमारे जितने भी टास्क हैं उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बहुत ज़्यादा जो है वो कर दिया हुआ है, जल्दी कंप्लीट करवाने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी हुई है, ठीक है। और इसके बाद अगर हम फॉरवर्ड मूव करते हैं तो ये देखें, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जी CS का, वो कह रहा है जी मेरा कल पेपर है पाइथन का, तो उसे नहीं आती पाइथन। अब वो क्या कर सकता है, वो चैट GPT को यूज़ कर सकता है, किसी भी AI की सर्विस को यूज़ कर सकता है। चंद मिनटों के अंदर वो उतनी पाइथन सीख लेगा जितनी वो चंद दिनों में नहीं सीख पाएगा। किसकी बदौलत? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। कि वो AI को देखें, ये मैंने एग्जाम्पल भी आपको कोट की है कि फॉर एग्जाम्पल आप उसे प्रॉम्प्ट करते हैं, दिस इज अ प्रॉम्प्ट, या सिंपल वर्ड में कह लें क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, चैट GPT की बात कर लें। अभी हम उसके प्लेटफॉर्म्स की तरफ भी मूव करते हैं, कौन कौन से ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो आप सादा लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि थोड़े टाइम में वो आपका वो चीज़ आपको प्रोवाइड करके दे रहा है जो शायद आप बुक से और टीचर से उतनी जल्दी ना सीख पाओ, जितनी जल्दी वो आपको चंद मिनटों में आपको वो सारा समराइज करके दे रहा है, ठीक है। तो सादा लफ्जों में आप फिर ये कह सकते हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस वक्त एक फ्री ट्यूटर का काम कर रहा है, फ्री टीचर है जो 24/7 अवेलेबल है। आप रात के 10 बजे भी क्वेश्चन करते हो तो वो आपको आंसर कर देता है, और आप उससे जितने मर्जी आसान से आसान सवाल पूछ लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। नॉर्मली ये होता है कि जब हम कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे होते हैं, क्लास में अक्सर स्टूडेंट शाये करते हैं, किस बात से भला, कि हम कोई आसान सा सवाल पूछेंगे शायद क्लास वालों हंस पड़ेगा। हालांकि हर एक का इंडिविजुअल राइट है, वो आसान से सवाल भी अगर उसको कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकता है, इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन नॉर्मली क्लास में स्टूडेंट जो है वो इस चीज़ से शर्माता है या घबराता है, ऐसे है। लेकिन देखें, ये ऐसा टीचर है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इससे आप जितना मर्जी आसान से आसान सवाल पूछें, जितना मर्जी आप कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स सवाल पूछें, इसने माइंड नहीं करना, ना आपने माइंड होना है। तो आपको वो क्यूरी जो है क्यूरी के अकॉर्डिंगली आपको आंसर करता ही करता है, ठीक है। उसके बाद वो पाइथन वाली एग्जांपल होगी। अच्छा, अब अक्सर जो आपने गौर किया है, डेवलपर बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू हो गए हैं चैट GPT को और AI के सर्विसेज को, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है हमारी, ठीक है। मैं अभी रिसेंटली एक इंडियन देख रहा था, एक्सेल में आपने अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हो मैक्रोस का, ठीक है, तो उससे हमारा काम, वो शॉर्टकट ही समझ लें हम, उससे हमारा काम बड़ी जल्दी हो जाता है। वो पर्सन जो है वो चैट GPT पे आ रहा था, मैक्रो बना रहा था, एक्सेल में लगा रहा था और काम कर रहा था। यकीन करें कि देख के इंसान जो है वो थोड़ा खुश हो जाता है कि देखें कैसे AI ने हमारी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा आसान कर दिया है। वही काम जो हम बुक से पढ़ के, यूट्यूब पे वीडियो देख के और इस तरह डिफरेंट सोर्सेज से सर्च करके वो काम जो है वो करते थे, अब उसने वही काम हमारा चंद सेकंड्स में, चंद मिनटों में कंप्लीट कर दिया हुआ है, ठीक है। तो अच्छा, अगर हम आगे चलते हैं, फॉर एग्जांपल ये जी मेरे माइंड में क्वेश्चन है कि मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं। अब AI का हरगिज मतलब ये नहीं है कि आपने उसको जो कह देना है तो आप उसने आपके माइंड के मुताबिक ही जवाब देना है, नहीं। इसका मतलब है आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि मैं जो सवाल पूछ रहा हूं, क्या मैं सवाल भी ठीक पूछ रहा हूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। समझ आई? सिंपल सी एग्जांपल लेते हैं, मैं एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाह रहा हूं। अब अगर मैं चैट GPT को या किसी भी AI के प्लेटफॉर्म को ये कह देता हूं कि मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट बना दें, आपके ख्याल में वो कोड करके देगा आपको? जिस भी लैंग्वेज में आप कहेंगे कर देगा, कोड कर देगा। लेकिन वो जो कोड करेगा ना, वो आपके लिए गार्बेज होगा। वो कैसे? क्योंकि आपने ये तो बताया नहीं उसकी मेन्यू कैसे हो वेबसाइट की, ये तो बताया नहीं उसका फुटर कैसे हो, ये तो बताया नहीं उस ई-कॉमर्स वेबसाइट में आपने पेमेंट गेटवे ऐड करना है कि नहीं करना। समझ आ रही है बातों की? तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमने AI को यूज तो करना है, लेकिन यूज करने के लिए हमें उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ेगा। ये नहीं है कि एक ही चीज हमने कह दी, एक ही मरतबा कोड करके दे दो मुझे सारा, और उसने कोड तो कर दिया लेकिन वो कोड फिर हमारे मतलब का नहीं होगा, तो फिर हमने ब्लेम करना है किसको? AI को। तो AI का कसूर नहीं है, इसका मतलब सवाल पूछने वाले का कसूर है कि उसने सवाल ही ठीक नहीं पूछा। मैंने एग्जांपल दी ना कि मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है, तो क्यों ना स्टेप नंबर 1 पे मैं उसे कहूं कि मुझे ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए एक नैप बार बना के दो, एक आसान लफ्जों में मेन्यू बना के दो, तो उसने मेन्यू बना दिया आपको। अगर तो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है वो तो ठीक है, नहीं तो आप दोबारा अपनी क्यूरी को चेंज कर लें। स्टेप नंबर 2 में क्या करो, एक मुझे फुटर बना के दो। स्टेप नंबर 3 पे क्या करो, मुझे एक ई-कॉमर्स वेबसाइट के लिए स्लाइडर बना के दो। स्टेप नंबर 4 पे क्या करो, मुझे ये प्रोडक्ट्स का कोड लिख के दो। तो आई होप कि आपने पॉइंट गेट कर लिया है। तो इसका मतलब है AI ने हमें
बहुत ज़्यादा हेल्प कर दिया है, लेकिन हेल्प के लिए वो हेल्प मददगार तब साबित होगी जब हम उससे एक तरीके से स्टेप बाय स्टेप पूछेंगे चीज़ों को। लेकिन अगर हम एक ही मरतबा उसे कह देंगे कि ये सारा काम करके दे दो, वो कोड तो लिख देगा हमें, ठीक है, लेकिन वो कोड हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर रहा होगा, तो वो फिर हमारे लिए गार्बेज, या जिस तरह वेरिएबल में हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं गार्बेज वैल्यू का, ठीक है, तो वो हमारे लिए गार्बेज है। तो इसका मतलब है हमने एआई को तो यूज करना है, लेकिन यूज करने के लिए बेसिकली हमने उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। आई होप कि ये पॉइंट आपने गेट कर लिया होगा। चलें जी फिर अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। अब CS के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देखें 5 एरियाज को कवर करने की कोशिश की है, ठीक है। AI फॉर लर्निंग टू कोड, ठीक है, तो कोडर्स के लिए AI बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है। उसके बाद AI फॉर कोड कंप्लीशन, आपको अगर कोडिंग में कोई मसला आ रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो AI आपको हेल्प कर रही है उसको पूरा सॉर्ट आउट करने के लिए। लेकिन उसके लिए फिर बात वही है, अगर आपको प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट ही नहीं आते तो AI ने तो कोड लिख दिया आपको, वो कोड में आप चेंज कैसे करोगे? जरूरी नहीं है, मैंने कहा 100% आपकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दे आई, हो सकता है 80% वो आपकी रिक्वायरमेंट के पास ले आए, 90% ले आए। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मुझे बटन का कोड लिख दो, बटन बना दिया ये ने, उसने बना दिया आपको ब्लू कलर का, अब आपको यही नहीं पता बटन का कलर कैसे चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल छोटी सी मिसाल दे रहा हूं, तो उसमें AI का तो कसूर नहीं है। तो इसका मतलब है हमें बेसिक प्रोग्रामिंग या बेसिक चीजों का तो आइडिया होना जरूरी है, उसके बाद फिर AI हमें हेल्प करेगा उस चीज को जल्दी बनाने के लिए, ठीक है, उससे हमारा टाइम बचना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखें AI हमारी डीबगिंग में और ऑप्टिमाइजेशन में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। डीबगिंग आपको पता ही, अगर कोड में आपके कोई एरर आ रहा है तो पहले तो एरर आ कहां पे रहा है, आपने एरर को आइडेंटिफाई करना है, सेकंड नंबर पे फिर आपने एरर को उसको रिमूव करना है, और थर्ड नंबर पे देखें ये ऑप्टिमाइजेशन वाली जो है ये कितना इंपॉर्टेंट काम है। आजकल आपको पता है कि आपने अगर एल्गोरिदम का जो है सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें हम कंप्लेक्सिटी निकालते हैं किसी भी एल्गोरिदम की, टाइम के लिहाज से भी और स्पेस के लिहाज से भी। टाइम का मतलब है हमारा कोड जब मशीन पे रन होगा ना, एक्चुअल मशीन पे, तो वो कितना टाइम लेगा। अगर देखें कोड शॉर्ट होगा, ऑप्टिमाइज्ड होगा, ऑप्टिमाइज का मतलब यही है कि वो कम से कम टाइम में हमें आउटपुट दे। तो ये कौन चीज हेल्प कर रहा है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें हेल्प कर रही है कि आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोड अपना दें और उससे पूछें भाई ये मुझे बताओ ये कोड मेरा फुली ऑप्टिमाइज्ड है मशीन के लिए। अगर नहीं है तो वो आपको रिकमेंडेशंस देगा, अगर है तो वो आपको आंसर कर देगा भाई आपने जो कोड लिखा है, जो लॉजिक लिखी है वो एक्यूरेट है, ये कम से कम टाइम लेगी, कम से कम रैम में स्पेस लेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्टिमाइजेशन में भी हमारी जो AI है वो बहुत ज़्यादा हमें हेल्प कर रही है रियल वर्ल्ड के अंदर एज अ प्रोग्रामर या एज अ कोडर। उसके बाद ये AI हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक है। और अगर हम लास्ट बात करें ये प्रोजेक्ट बिल्डिंग, अभी हमने देखें ई कॉमर्स की एक एग्जांपल ली थोड़ी सी अंडरस्टैंड करने के लिए कि हमें ये प्रोजेक्ट तो बिल्ड कर देगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन वो प्रोजेक्ट अगर आप डिवाइड एंड कनकर रूल पे चलेंगे, अगर आप एल्गोरिथम का सब्जेक्ट पढ़ा हो तो उसमें हम टेक्निक पढ़ते हैं डिवाइड एंड कनकर, यानी कि एक बड़ी प्रॉब्लम है ना उसको पीसीज में डिवाइड करो फिर उसको हल करो। ये नहीं है कि एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको एक तरफ से शुरू किया हल करना तो आगे आप जल्दी सोल्यूशन पे ही ना पहुंच पाए, ठीक है। तो रियल वर्ल्ड में भी ऐसे ही होता है, हम अगर बहुत सारे काम करने हो तो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके काम करते हैं, आसानी हो जाती है। जो काम कंप्लीट हो गया वो ठीक हो गया, जो काम रहता है उसको फिर हम बाय पार्ट्स सॉल्व कर लेते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर है। इधर तक कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप काइंडली पूछ सकते हैं, जितना पढ़ लिया हमने। ओके है जी, आगे चलें फिर। अच्छा जी, ये अक्सर माइंड में क्वेश्चन आता है जी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बेसिकली हमारी नौकरियां छीन रही हैं, और ये आम बंदों से आप यही बात सुनेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नो डाउट, जैसे अदील साहब ने भी बात की कि रोबोटिक्स ने हमारा काम करने का अंदाज बदल के रख दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने पेंट करना है तो इंसान उतनी खूबसूरती से उतने अच्छे तरीके से पेंट नहीं कर पाएगा जितने अच्छे तरीके से रोबोट पेंट कर देगा, ठीक है। आपने फॉर एग्जांपल जिस तरह कार मैन्युफैक्चरिंग की भी सर ने बात की, गाड़ी पे आपने उसको वेल्डिंग प्लांट के मतलब आपने उसको उसके पार्ट्स को, उसकी बॉडी को आपने आपस में जोड़ना है, तो जितने अच्छे तरीके से रोबोट उसको जोड़ेगा हो नहीं सकता कि शायद इंसान उतने अच्छे तरीके से जोड़ पाए, ठीक है। इसी तरह नो डाउट कि हमारी जॉब्स अफेक्ट हुई हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से, लेकिन आप ये भी देखें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स जो कम हुई हैं उसके अल्टरनेट के तौर पे जॉब बढ़ भी गई हैं, ठीक है। अब वही काम जो हम
देर से कर पा रहे थे, एआई के जरिए हम वही काम जल्दी कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अब ग्राफिक डिजाइनर है तो ग्राफिक डिजाइनर का काम शिफ्ट होता जा रहा है किसके ऊपर, एआई के ऊपर। लेकिन एआई को भी तो किसी इंसान ने इंस्ट्रक्शन देनी है, भाई मुझे ये चीज बना के दो, समझ आ रही है। तो इसका मतलब इन शॉर्ट ये है, अगर हम लंबी चौड़ी डिटेल में ना जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नो डाउट हमारी जॉब्स कम की हैं, लेकिन अल्टरनेट के तौर पे हमारी जॉब्स बढ़ा भी दी हैं। तो इसलिए इस दौर के अंदर एज अ स्टूडेंट हमें चाहिए कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो बेसिक स्किल्स हैं उसको सीख लें। वो अगर सीख लेंगे तो उससे हमारी जॉब्स में हमारे लिए आसानी पैदा होगी, उससे हमारी जॉब में हमारे लिए मुश्किल पैदा नहीं होगी। ठीक है, तो आप आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जॉब्स कम हुई हैं, लेकिन उस बंदे के लिए कम हुई हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज नहीं आता। जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज आता है उसके लिए मार्केट पहले से बढ़ी है, कम नहीं हुई। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव, अब हम बात कर लेते हैं जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक की भी बात कर ली, थोड़ा सा आइडिया हो गया कि हमारी लाइफ में क्या चेंज ले आई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इस वक्त जो पॉपुलर फ्रेमवर्क्स कह लें या टूल्स काम कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, वो बेसिक मैंने और भी हैं, लेकिन चलें थोड़े से पॉपुलर की बात करें तो सबसे वन आपको पता है गूगल का जेमिनी आया है। ठीक है, उसके बाद क्लाउड जो है वो चल रहा है। थर्ड नंबर पे मैंने रख दिया है फिलहाल चैट जीपीटी को। ये नंबरिंग वैसे की है ऑर्डर के हिसाब से नहीं कि वैसे जनरल बात कर रहे हैं। और फोर्थ नंबर पे हम बात करें गिटहब का, पता है किसी को? शाबाश। गिटहब जो है वो डेवलपर को बहुत ज्यादा हेल्प करती है, जिस तरह स्टैक ओवरफ्लो बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो भी बंदा प्रोग्रामिंग करता है तो ये नहीं हो सकता कि उसको इन दो वेबसाइट्स का पता ही ना हो, क्योंकि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसने स्टैक ओवरफ्लो पे जाना ही जाना है। उसे अगर किसी चीज का सोर्स कोड चाहिए तो उसको गिटहब पे आना ही पड़ेगा। ठीक है जी। तो गिटहब ने भी एक फीचर निकाला है कोपायलट गिटहब के नाम से, लेकिन ये फ्री नहीं है। आई थिंक $10 फीस है इसकी, उसकी थोड़ी सी फीस है, वो पे करके फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है वो आपको पता है टोटली फ्री है। ठीक है, और इन चारों में अगर आप सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी की बात करोगे फिर चैट जीपीटी नंबर 1 है, बाकियों की फिर आप उस हिसाब से नंबरिंग कर सकते हो। इसका मतलब अगर आपने एआई को यूज करना है, जो प्लेटफॉर्म पब्लिक के लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, वो कौन से हैं, वो फिर नंबर 1 आप चैट जीपीटी को कर सकते हो। अब आप इस चीज को इमेजिन करो, ये तो वो चीजें हैं जो पब्लिक यूज कर रही है, और अब एआई की ऐसी सर्विसेज हैं जो सिर्फ पेड मिलती हैं, तो फिर वो किस लेवल पे होंगी? जैसे इंटरनेट है, इंटरनेट की अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, इंटरनेट जो है वो एक समुंदर की तरह समझ लें। आप समुंदर के किनारे खड़े हो, इमेजिन करो आपको समुंदर ऊपर से नजर आ रहा है और आप समझ रहे हो पता नहीं समुंदर कितनी की बड़ी चीज है, लेकिन आपने ये तो अब इमेजिन ही नहीं किया भाई समुंदर के अंदर भी एक समुंदर है, समुंदर के अंदर भी एक दुनिया है, और वो दुनिया तो वो तभी नजर आएगी जब आप समुंदर के अंदर जाओगे। समुंदर के ऊपर है फिर तो आपको समुंदर के ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नजर आएगा। मैं बेसिकली डार्क वेब की बात कर रहा हूँ या डीप वेब की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप कि ये वाली स्लाइड क्लियर है सबको। ठीक है, तो उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, ले जी यहाँ से कहानी शुरू होती है कि चैट जीपीटी आया है और 2022 नवंबर में बेसिकली ये लॉन्च हुआ है, और ओपन एआई बेटा कंपनी है जिसने चैट जीपीटी को लॉन्च किया था। जैसे ही ये चैट जीपीटी आया जी दुनिया हिल के रह गई है। ये नहीं बात कि एआई 2022 में आई है, जैसे दिल साहब ने बताया एआई तो है बेटा 1800 समथिंग से चल रही है, लेकिन उसका बूम कब आया है? कोई चीज जाती है ना पीक पे, ठीक है, तो पीक आप कह लें कि 2022 2023 से स्टार्ट हो गई है। जब से चैट जीपीटी आया बेटा, हर पर्सन जिसको भी चैट जीपीटी को यूज करना आता है उसने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा आसानी पैदा कर ली है। ठीक है, जैसे हमने अभी बात की ना, जॉब्स कम नहीं हुई, जॉब उसके लिए कम हुई है जिसको एआई का यूज नहीं आता। जिसको एआई का यूज आता है उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटी कम नहीं हो रही। ठीक है, अब चैट जीपीटी का एक अलग से है टॉपिक, तो आज वो हमारी ज्यादा डिटेल का डिस्कशन मतलब नहीं है, उसमें डिटेल से डिस्कशन नहीं करेंगे। लेकिन एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए कि अगर आप इस वक्त चाहते हैं कि आप एक अच्छी जॉब या एक अच्छी आपके पास स्किल हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर चैट जीपीटी जो है वो समझ लें कि एक बुनियादी चीज़ बन चुकी है, फंडामेंटल स्किल बन चुकी है कि इसका यूज़ अगर आपको आता है तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को सीख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग नहीं है, अब आपको पता है किसी भी फील्ड में चले जाओ, नंबर 1 पहले कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी अपनी सीएस की स्किल बाद में आती है। ठीक है, अगर आपको एसईओ करनी आती है लेकिन आपकी कम्युनिकेशन स्किल ही स्ट्रांग नहीं है, तो बताओ आप कैसे कन्विंस करोगे क्लाइंट को? ठीक है, तो नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल है, उसके बाद फिर आपकी अपनी स्किल है। अब आपको कम्युनिकेशन स्किल के लिए अलग से ट्यूशन रखने की जरूरत नहीं है,
या किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में जाके कम्युनिकेशन स्किल सीखने की जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी से डिस्कशन करें और आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को गाइड करता रहेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसकी समरी ये है कि चैट जीपीटी को एज अ सीएस स्टूडेंट जो सारे बैठे हुए हैं, आई होप कि सीएस के स्टूडेंट ही बैठे हुए हैं, तो एज अ सीएस स्टूडेंट बेटा चैट जीपीटी पे आज से आप काम करना शुरू कर दें। जितना ज़्यादा आप इस पे ग्रिप हासिल कर लेंगे एज अ कोडर, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, एज अ वेब डिज़ाइनर, एज अ एंड्रॉयड डेवलपर, जो भी आप जिस भी डोमेन में हो, तो बेटा आपके लिए उसने बहुत ज़्यादा आसानी कर देनी है। ठीक है, लेकिन फिर वही बात है कि ये ना हो कि आप बेसिक चीज़ों का ना सीखो, सारा जोर अपना चैट जीपीटी पे लगा दो, तो बेसिक चीज़ें तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट आपके ओके होने चाहिए, फिर एडिशनली आपको जो है चैट जीपीटी हेल्प करेगा। ठीक है, लेकिन अक्सर डेवलपर मैंने देखा है, अक्सर डेवलपर ये क्या करते हैं कि सारे का सारा इन्हिसार ही चैट जीपीटी पे करना शुरू कर दिया है। फॉर एग्जांपल 2 साल के बाद चैट जीपीटी बंद हो जाता है, एग्जांपल अज्यूम कर रहे हैं, तब फिर डेवलपर क्या करेगा, जिसको खुद कुछ नहीं आता और वो सारा इन्हिसार किस पे कर रहा है, चैट जीपीटी पे कर रहा है। तो हमने सारा इन्हिसार चैट जीपीटी पे नहीं करना, इसको एक्स्ट्रा टूल के तौर पे इस्तेमाल करना है चैट जीपीटी को, और अपनी जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उस पे हमने पूरी अपनी ग्रिप रखनी है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एआई, जैसा कि हमने पहले बात की, इसमें पहली जो बात करते हैं वो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। अब आप देखें जेमिनाई है या और चैट जीपीटी की बात कर लें या जितने भी चैट बॉक्स है, उसके अंदर हम जस्ट लाइक जिस तरह हम ह्यूमन से बात कर रहे हैं बिल्कुल उसी तरह ही हम कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, क्यूरी लिखते हैं और वो उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर कर देता है। ठीक है, तो दिस इज नोन एज नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। या जिस तरह आपको पता है वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी आ चुका है सारे मोबाइल्स में, हम बोलते हैं और वो हमारी वॉइस को स्मार्टफोन जो है वो रिकॉग्नाइज करता है, किसकी बदौलत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत। लेकिन उसके लिए पहले हमें उसको ट्रेन करना पड़ता है, हमसे वो एज अ सैंपल थोड़ी सी वॉइस लेता है। जिस तरह हम फिंगरप्रिंट नहीं स्कैन करते, तो पहले हम अपने थंब को स्कैन करते हैं, वो एज अ सैंपल इसको रीड कर लेता है, उसके बाद फिर हम जब उसको इनपुट देते हैं तो वो रिकॉग्नाइज कर लेता है ये इस पर्सन का थंब है, अदरवाइज वो और किसी पर्सन के थंब को फिर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। वही तो क्वेश्चन आपने किया कि जब हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना है तो उसके लिए पहले जो भी मॉडल हम यूज कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहले उसकी ट्रेनिंग की जाती है। जब वो ट्रेन हो जाएगा, ट्रेनिंग के लिए हमें सैंपल डाटा चाहिए। अब वो सैंपल डाटा फॉर एग्जांपल अगर फिंगरप्रिंट की बात करूं तो मैं जो फिंगरप्रिंट यूज कर रहा हूं और वो रीड कर रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली ये ट्रेनिंग डाटा है। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो उसको लर्न कर लेता है। उसके बाद बात करें इमेजेस की, और आपने अक्सर देखा मैं अब एज अ ग्राफिक डिजाइनर जस्ट क्लिक करता हूं तो आपको पता है मेरे हेयर गायब हो सकते हैं, क्लिक करता हूं तो मेरा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। तो जो ग्राफिक डिजाइनर कुछ मिनटों में वो काम कर रहा था, अब एआई ने उसको कुछ सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दिया कि शायद वो ग्राफिक डिजाइनर उतनी तेजी से काम ना कर पाए जितनी तेजी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उस इमेज में या उस वीडियो में क्या कर देना, बेसिकली एडिटिंग कर देनी। और आम बंदा जो है वो जल्दी उसको पहचान भी नहीं सकता कि इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जो आउटपुट दी है क्या वो ठीक आउटपुट दी है या गलत आउटपुट दिया। फॉर एग्जांपल एक इमेज आपने कैप्चर की है और उसमें वो सारे पर्सन जो है वो गमगीन है, उसी को एआई के जरिए आप मॉडिफाई करते हो, उसमें सारे पर्सन स्माइल कर रहे हैं। तो आम पर्सन देख के ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि ये ओरिजिनल पिक्चर है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पिक्चर बनाई गई है। ठीक है, इसी तरह आप नया वॉलपेपर बनाना चाहें तो आप जस्ट क्यूरी लिखें तो वो आपको नया वॉलपेपर जनरेट करके दे देगा। इसी तरह आपने देखा होगा आजकल आवाज में और वीडियो में टेम्परिंग हो जाती है, तो वो सारा कुछ बेसिकली क्या है, एआई का जो है वो यूज है। अब देखें कोई भी टेक्नोलॉजी हो तो उसका यूज इंसान के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या हम उसको बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। स्मार्टफोन की बात कर लें, अब जिसने बनाया था उसने किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए तो नहीं ये बनाया था, जिसने बनाया था उसकी सोच तो यही होगी कि मैं दूर बैठे के साथ राब्ता करवा दूं। तो ये कितनी बड़ी इनोवेशन थी उस दौर की। इसी तरह आजकल के दौर की इनोवेशन की बात करें तो एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब आप देखें अगर हम इसी एआई को नेगेटिविटी के लिए यूज कर लें तो आपके सामने ही है, अब ड्रोन है, ठीक है, या फिर रोबोट है, तो आप उसको नेगेटिविटी के लिए इस्तेमाल करना चाहे तो वो इंसान को बर्बाद करके रख देगा। ठीक है, लेकिन अगर आप उसको पॉजिटिविटी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आप कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, वही काम जो आप कुछ महीनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ दिनों में कर रहे थे, अब वही काम आपका चंद सेकंड्स में, चंद मिनटों में कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स भी हैं, नेगेटिव इंपैक्ट्स भी हैं, डिपेंड करता है हमारे यूज के ऊपर कि हम उस टेक्नोलॉजी को अच्छाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं
या हम उस टेक्नोलॉजी को बुराई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद फिर रोबोटिक्स और ऑटोमेशन की बात कर लें तो अदील साहब ने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में रोबोटिक्स पे बात की है, तो मैं फिर इस पर जो है वो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हम, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लें वर्चुअल असिस्टेंट की, ठीक है। चैट बॉक्स वही बात कर ली कि जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल से कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो हम उसको क्यूरी करते हैं, क्यूरी करके वो फिर हमें आंसर जो है इन दी फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म में हमें वो रिप्लाई कर देता है। दिस इज जस्ट लाइक अ चैटबॉट। इसी तरह गेमिंग की बात कर लें, अब आपको पता है हम मतलब पबजी की बात कर लें, किसी भी अच्छी वीडियो गेम की बात कर लें, तो वो ग्राफिक्स रियल तो नहीं होती, वो बेसिकली हम उन ग्राफिक्स को क्रिएट करने के लिए एआई का यूज़ करते हैं। इसी तरह अगर हम इंटरटेनमेंट में बात कर लें तो आप मूवीज़ अगर देखते हो, अभी जिस तरह रिसेंटली उन्होंने बात की थी मार्वल स्टूडियो की, अगर आप साइंस फिक्शन मूवीज़ देखते हैं तो वो बेसिकली रियलिटी में तो वो नहीं है, रियलिटी में तो वो शायद 1 या 2 पर्सन ही हो, लेकिन एआई के जरिए वो देखें ऐसा बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और वो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना देते हैं कि इंसान उसको देख के जज ही नहीं कर पाता कि ये रियल है या वो फेक है, ठीक है। इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल अब अगर मैं एक पर्सन को ट्रेन करना चाह रहा हूँ JF-17 थंडर के ऊपर, जो पाकिस्तान ने और चाइना ने मिलकर बनाया, अब आप देखें उसकी कीमत मिलियंस में है। अब अगर हम उसको जहाज एक पर्सन को, जिस तरह फॉर एग्जांपल उसने बाइक चलानी है तो हम कहते हैं जी बाइक लें आप और चलाना शुरू कर दें, वो अक्सर गिर जाता है पर्सन फर्स्ट टाइम, जरूरी तो नहीं है फर्स्ट टाइम ही वो अच्छी बाइक चलाना शुरू कर दे, लेकिन अब जहाज के मामले में तो ऐसे रिस्क नहीं ले सकते, उसको जहाज दें, मिलियंस ऑफ डॉलर का जहाज है, सकें आप चलाओ, 2-3 मरतबा गिरा देना जहाज, खैर है कोई मसला नहीं है। तो एक चीज जिसकी कीमत हजारों में है उस पर तो हम रिस्क ले सकते हैं, और एक चीज जिसकी कीमत मिलियंस ऑफ डॉलर में है, आप बताएं उस पर कैसे रिस्क लिया जाता था। उधर फिर आपको कौन हेल्प कर रहा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम कंप्यूटर सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिवाइसेस इंसान के साथ लगाते हैं और उसको एक वर्चुअल इन्वायरमेंट दे देते हैं और उसको हकीकत में ऐसे लगता है जैसे मैं जहाज में बैठा हूं, लेकिन वो तो एक नॉर्मल कमरे में बैठा होता है, लेकिन उसको साउंड ऐसे आती है जैसे जहाज उड़ रहा है, ठीक है। सेंसर ऐसे काम करते हैं जिस तरह वो रियल वर्ल्ड में है। जब उसकी हार्ट बीट और हर चीज ओके हो जाती है तो फिर उसको हम ट्रेनिंग के बाद फिर हम उसको रियल वर्ल्ड में JF-17 थंडर या कोई भी जो फाइटर प्लेन है उसको प्रोवाइड करते हैं जी, अब आप इसको चला सकते हैं। तो इसका मतलब एआई जहां पे नेगेटिविटी में यूज हो रही है, लेकिन उससे ज्यादा हम उसको पॉजिटिविटी में इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में कितनी ज्यादा आसानी पैदा कर सकते हैं। अब देखें मिलियंस ऑफ डॉलर बचे कि नहीं, कि वही अगर मैं प्लेन उस पर्सन को दे देता, फिर उसको कहता आप 4 मरतबा गिरा भी दे तो खैर है, लेकिन उससे बेहतर है कि मैंने उसको एक मसनूई माहौल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करते हुए ट्रेन कर दिया। अब वो ट्रेन हो गया, अब मैं उसको रियल वर्ल्ड में फिर वो फाइटर प्लेन दूंगा, तो उम्मीद है कि वो उसको कंट्रोल कर लेगा, ठीक है जी। तो उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें तो आपको भी पता है अब आजकल जो कॉन्सेप्ट आता है, आप फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, एसी लेने जाते हैं, तो स्मार्ट होम अप्लायंसेस का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो उसमें बेसिकली हम रियल वर्ल्ड में सेंसर्स को यूज करते हैं, जैसे अदील साहब ने आपको रोबोटिक्स में भी बताया, ठीक है। तो वो बेसिकली आप कहते हैं जी इतनी जो है वो अगर एयर में जो है ह्यूमिडिटी आ जाए तो ये काम हो जाए, एयर प्योरीफायर ऑन हो जाए, तो वो सारा कुछ बेसिकली किन चीज़ों की तरफ आ जाता है? रोबोटिक्स की तरफ आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें एग्जांपल्स ऑफ एआई की, तो चैट जीपीटी जैसे हमने पहले बात की, इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, पॉपुलर है और बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है हमें स्टडी के अंदर और बाकी सारी डोमेन्स के अंदर। उसके बाद गूगल मैप्स की बात कर लें, अब गूगल मैप्स जो है वो भी बेसिकली किसकी बदौलत है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत है, ठीक है। उसके अलावा स्नैपचैट अगर आप यूज़ करते हो, या सेल्फ ड्राइविंग कार्स की बात कर लें, अब देखें यूरोपियन कंट्रीज़ में सेल्फ ड्राइविंग कार इंप्लीमेंट हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवी भी देखी हो तो उसमें भी जो वो टॉम क्रूज जो है वो जब इंडियन वाला इंडिया में आता है, आई थिंक मुंबई में शायद आता है, तो उधर भी जो BMW वो ड्राइव कर रहा होता है और आगे कुछ आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उसको ब्रेक लग जाते हैं। तो आप फिर इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि एआई ने हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा रेवोल्यूशन जो है वो ले आया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद बात कर लें, अभी जिस तरह आपके क्लास फेलो ने भी बात की थी ट्रेनिंग की और टेस्टिंग की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बेसिकली क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक ब्रांच है जिसको हम कहते हैं बेसिकली मशीन लर्निंग। रोबोटिक्स एक अलग से ब्रांच है, और अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट्स की बात करें तो अब लेटेस्ट रिपोर्ट्स इस तरह के आ चुके हैं, वो जस्ट लाइक ह्यूमन काम करते हैं, ठीक है। ह्यूमन की तरह, इंसान की तरह चीज़ों को उठा सकता है, रोबोट इंसान की तरह चलता है। और पाकिस्तान में लेटेस्ट कराची के अंदर, अभी मैं कल ही देख रहा था, कराची के अंदर एक स्कूल था, प्राइवेट स्कूल, उन्होंने पहले इंडिया में, आपने अगर सुना हो, इंडिया में भी एक उन्होंने टीचर की जगह पे रोबोट
लेकर आए थे और वो उसको एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो पाकिस्तान में भी वो इम्प्लीमेंट हो गया है। पाकिस्तान में भी एक स्कूल जो है उसने टीचर की जगह पे एक फीमेल रोबोट लेकर आए हैं, तो आई होप कि फिर कुछ देर वो उसको टेस्ट करेंगे तो फिर आइडिया होगा कि वो क्या जो है उसके फ़ायदे हैं और क्या उसके नुकसानात हैं। लेकिन आप देखें कि वो जो रोबोट है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए हर सवाल का जवाब दे सकता है। आप मुझसे हर सवाल पूछेंगे तो मैं तो वही आंसर करूंगा जो मुझे आते होंगे, जो मुझे नहीं आते होंगे ज़ाहिर बात है मैं उसका आंसर आपको नहीं कर पाऊंगा। तो AI जो है उसने हर फील्ड के अंदर ही जो है बेसिकली रेवोल्यूशन ले आई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें मशीन लर्निंग की, तो मशीन लर्निंग में जो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था वो होता था आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का, ठीक है। जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें बनाया, तो हमारी बॉडी के अंदर अगर आपने बायो पढ़ी हो तो एक पूरा नर्वस सिस्टम है, हमारा ब्रेन न्यूरॉन्स के जरिए हमारी बॉडी को सिग्नल देता है। ऐसे ही अगर थोड़ा सा बायोलॉजी का आपको कॉन्सेप्ट हो, इसी तरह उसी कॉन्सेप्ट को लेके हुए हमने फिर न्यूरल नेटवर्क बनाए। जिस तरह मैंने NPU की बात की थी, तो न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए जो हमें हार्डवेयर चाहिए वो है NPU, ठीक है, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट जो है। जिस तरह हमने CPU की बात की थी, GPU की बात की थी, इसी तरह मैंने कहा NPU। तो बेसिकली हमारे अब जो लेटेस्ट सिस्टम आ रहे हैं 3 तरह के CPU उसमें यूज हो रहे हैं। CPU तो यूज हो रही है ग्राफिक्स के लिए, GPU यूज हो रहा है, और मशीन लर्निंग के लिए बेसिकली हम किसको यूज कर रहे हैं, NPU को जो है वो यूज कर रहे हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ ब्रॉड अगर आप देखते हो तो इसके अंदर भी फिर आगे डिफरेंट डोमेन्स आ जाती हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमें हर डोमेन का नॉलेज होना जरूरी नहीं है, आप किसी एक डोमेन को लें और उसमें एक्सपर्ट बन जाओ। अगर आप एक डोमेन के अंदर एक्सपर्ट बन जाओगे, समझ लेंगे आपके पास जो है वो स्किल आ गई हुई है। अक्सर बच्चे ये डाउटफुल रहते हैं, जी मुझे C++ भी आती है, मुझे पाइथन भी आती है, मुझे रिएक्ट भी आती है, मुझे कोटलिन भी आती है। भाई आपको सारी आती है, मुझे एक ये बताओ एक्सपर्ट किसमें हो? एक्सपर्ट मैं किसी में नहीं हूं। तो फिर एज अ CS स्टूडेंट आपको चाहिए कि जो भी लैंग्वेज आप सीखना चाहते हो, जो लैंग्वेज आपको लगता है इस वक्त आपको एक अच्छी स्किल प्रोवाइड कर सकती है, वो एक लैंग्वेज में आप एक्सपर्ट बनो। ये ना बनो कि बेसिक नॉलेज हर लैंग्वेज का ले लो आप, फिर आप कहो जी मुझे वेब भी आती है, मुझे एंड्रॉयड ऐप बनानी भी आती है फॉर एग्जांपल। लेकिन बेटा आपको किसी एक में पहले एक्सपर्ट होना चाहिए, उसके बाद जो है वो आपको उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। अगर आप CS में आगे फिर एज अ डेवलपर या एज अ कोडिंग आगे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क जो है उसके बाद फिर जो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट आया वो आया CNN का, कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। उसके बाद अब डीप CNN का कॉन्सेप्ट आ चुका है, डीप कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो वो उसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन आप ये समझ लें कि जिस तरह वो मॉडल भी उसी तरह ही काम करते हैं जिस तरह इंसान की बॉडी में काम हो रहा है, कि पहले हम चीज़ों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, ट्रेन करने के बाद फिर हम उसको टेस्ट करते हैं। अब हम तो चीज़ों को देख रहे हैं, कंप्यूटर तो नहीं उस तरह चीज़ों को देख रहा, लेकिन कंप्यूटर के लिए पहले हम बेसिकली क्या करते हैं, पहले सैंपल डाटा लेते हैं जिसको हमने कंप्यूटर को प्रोवाइड करना है ट्रेनिंग के लिए। अब डाटा जो है आपको पता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, पहले आपके उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। प्री प्रोसेसिंग का मतलब है उस डाटा में से भी काम की चीजें निकालनी पड़ती हैं, वो फिर एज अ फीचर आप प्रोवाइड करते हो किसको, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क को या मशीन लर्निंग के किसी भी जो है वो मॉडल को। वो फिर मॉडल बेटा उस डाटे की डिवीजन फिर आप करते हो। जिस तरह आपने बात की ना 70% ट्रेनिंग के लिए रखना है, 30% आपने टेस्टिंग के लिए रखना है, तो आप 80-20 भी कर सकते हो। 80% आप रख लो ट्रेनिंग के लिए, 20% रख लो आप टेस्टिंग के लिए। टेस्टिंग के लिए आप 100% भी ट्रेनिंग के लिए रख सकते हो। लेकिन अगर आपने सारा डाटा ट्रेनिंग के लिए रख लिया तो आप ये कैसे चेक करोगे कंप्यूटर फैसला ठीक कर रहा है, वो आपका जो आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम है वो फैसला भी ठीक कर रहा है कि गलत कर रहा है। तो फिर हमें कुछ डाटा लाजमी तौर पर टेस्टिंग के लिए रखना पड़ता है, बाकी ज्यादा डाटा हम किसके लिए रखते हैं, ट्रेनिंग के लिए, ताकि वो हर तरह के डाटे के सैंपल को रीड कर ले और उसको फैसला करने में एक्यूरेसी ज्यादा हो। ठीक हो गया जी। तो उसके बाद ये भी बेसिकली वो हमारा जो GAN है ये भी न्यूरल नेटवर्क की तरह मॉडल ही है। अब अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें, मेटा AI का आपने अगर यूज किया हो या उसका थोड़ा सा देखा हो, स्नैपचैट अक्सर आप यूज करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको इमेज जनरेट करना चाह रहे हैं, जिस तरह अभी हमने बात की, मैं चाहता हूं एक इमेज जनरेट कर दूं एक HD, तो जैसे क्यूरी लिखूंगा तो वो जो मेरा न्यूरल नेटवर्क का मॉडल है वो उसके मुताबिक जो मैंने क्यूरी लिखी होगी, पहले मैंने उसको ट्रेन कर लिया होगा, तो उस क्यूरी के अकॉर्डिंगली मुझे प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली वो HD इमेज जो है वो जनरेट करके दे देगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम फॉरवर्ड मूव करें, 4 बजे खत्म होना, हाँ जी 45। अच्छा ठीक हो।
अच्छा जी, अब अगर हम बात करें ऑनलाइन प्राइवेसी की, तो आपको पता ही है कि हम ज़्यादातर पहले था कि हम चीज़ें सारी फिजिकली जाके परचेज करते थे, और आपको पता है अलीबाबा एक्सप्रेस हो गया, अमेजोन हो गया, ठीक है। अब हम ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग की तरफ जाना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए भी एआई जो है वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। जिस तरह डेली लाइफ में हम ईमेल करते हैं और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद ही डिटेक्ट कर लेता है ये ईमेल एक अथेंटिक सोर्स से आई है कि नॉन अथेंटिक सोर्स से आई है। नॉन अथेंटिक सोर्स से आई होगी तो उसको स्पैम में फेंक देगा खुद ही। अगर आपने कभी गौर किया, अक्सर ईमेल हमें सारी ईमेल हमें इनबॉक्स में नहीं आती, कुछ ईमेल इनबॉक्स में आती हैं, कुछ ईमेल हमें जो है वो बेटा स्पैम में फेंक देता है। तो हमें ऑनलाइन प्राइवेसी के अंदर, सेफ्टी के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। सिंपल एग्जांपल लेते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब सारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब आपने उसमें गौर किया होगा कि जब हम अपनी जीमेल की आईडी से यूट्यूब की वेबसाइट के ऊपर लॉगिन कर लेते हैं तो आपने देखा है आपने जिस तरह का डाटा सर्च किया है आपको उसके रिलेटेड ही वीडियो शो होगी। मैंने अपने अकाउंट में लॉगिन करके जिस तरह का डाटा यूट्यूब के सर्च बार में सर्च किया होगा मुझे वीडियोस उसके रिलेटेड शो होंगी। तो ये किसकी बदौलत हो रहा है कि जैसा यूजर प्रेफर कर रहा है चीजों को देखना वैसे ही उसको वीडियो शो कर रहा हो रिलेटेड में। तो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब रिसेंटली क्या हुआ, मेरे फ्रेंड ने जो था वो फाइवर पे काम कर रहा था, उसने क्या किया, अपने 2 अकाउंट ब्लॉक कर लिए, ठीक है। अब आप देखें कि इंसान तो डिटेक्ट नहीं कर सकता। अब देखो उसने क्या किया, एक ही लैपटॉप के ऊपर आईपी एड्रेस अपना चेंज किया और एक अकाउंट और आईपी एड्रेस के लिए यूज कर रहा था। आईपी एड्रेस चेंज करके फिर फाइवर का दूसरा अकाउंट चला रहा था। तो बेटा फाइवर पे आपको पता है फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज हो रही है जिसकी बदौलत उसने उसको डिटेक्ट किया है कि डिवाइस एक ही है, आईपी एड्रेस वो कभी चेंज कर रहा है कभी चेंज कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंगली उसने उसको डिटेक्ट करके उसको दोनों अकाउंट जो थे फाइवर के वो दोनों बैन कर दिए उसने, ठीक है। तो हम जितने भी चालाक होते जाएं, जिस तरह हम यूट्यूब पे बहुत ज्यादा आपको पता है कि फेक जो है वो वॉच टाइम बढ़ाते हैं या फेक सब्सक्राइबर बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो वो खुद ब खुद ही डिटेक्ट कर लेता है। इसी तरह आपने देखा होगा अक्सर हम क्रैक की या पैच की वीडियोस अपलोड कर देते हैं यूट्यूब के ऊपर, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए खुद ही डिटेक्ट करता है, फिर हमें स्ट्राइक नहीं भेजता, चैनल ही उड़ा देता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ किसकी बदौलत हो रहा है, सारा कुछ जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत हो रहा है। बंदा तो ये इस तरह मैनेज नहीं कर सकता उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमारा मॉडल है जिसको हमने ट्रेन किया है डाटा के ऊपर, और वो मॉडल से फिर आप जो है वो धोखा नहीं खा सकते, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है हम काफ़ी ज़्यादा जो है, अगर हम बात करें तो इस वक्त हमारा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डाटा है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी अदारे के लिए जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर बन चुका हुआ है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को फिर यूज़ किया जाता है हमारे डाटा को जो है उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी प्राइवेसी के लिए, ठीक है। इस तरह अब अगर आप देखें सिंपल सी अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अक्सर हम जब यूज़र नेम और पासवर्ड किसी भी जीमेल की बात कर लें, आप किसी भी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, हम जब अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड नॉर्मली हमें एंटर करना पड़ता है। और पासवर्ड आपने गौर किया है वो खुद जब हम एंटर कर रहे होते हैं तो वो खुद नहीं हमें रिकमेंडेड में कर रहा है जी ये पासवर्ड आपका वीक है, ये पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग है, ये पासवर्ड आपका जो है वो मीडियम है। तो वो किसकी बदौलत है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत है। अब अच्छा पासवर्ड कौन सा होगा आपके ख्याल में, कॉम्बिनेशन से बना है, शाबाश, जो कॉम्बिनेशन से बना हो, जरूरी नहीं है उसमें सिर्फ नंबर हो, जरूरी नहीं है उसमें अल्फाबेट्स हो, जरूरी नहीं है उसमें स्पेशल सिंबल हो। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड वो होगा जिसमें अल्फाबेट कैपिटल भी हो, अल्फाबेट स्मॉल भी हो, नंबर्स भी हो और स्पेशल सिंबल भी हो। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। अब ये नहीं है कि उस पासवर्ड को भी ब्रेक नहीं किया जा सकता, उस पासवर्ड को भी ब्रेक किया जा सकता है। फिर आपको पता है बात चली जाएगी हैकिंग की तरफ, ठीक है। और ज्यादातर हैकर जो आप अगर आपको थोड़ा सा हैकिंग का शौक हो तो काली लिनक्स को यूज करते हैं, वो विंडो को यूज नहीं करते। हम कहते हैं जी विंडो पे ये सॉफ्टवेयर कर लिया, फेसबुक की आईडी हैक कर ली, हम बहुत बड़े हैकर बन गए हुए हैं, ठीक है। तो वो तो जस्ट एक छोटी सी शरारत कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो उसको हम हैकिंग नहीं प्रॉपर बोल सकते। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें बहुत ज्यादा हेल्प कर रही है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर आप देखें तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी इनेबल हो जाती है। जब हम किसी अपनी जीमेल पे साइन इन दोबारा करते हैं तो मोबाइल पे हमें या तो ओटीपी आ जाता है या गूगल की तरफ से मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली हो रहा है सारा कुछ, उधर बंदा नहीं बैठा जिसने हमारा पहले देखा है जी हमने नया लॉगिन किया है, नई डिवाइस पे लॉगिन किया है, फिर उसने कहा जी मैं इसके मोबाइल के ऊपर क्या कर दूं, अक्सर कॉल आ जाती है आपको पता है, या एसएमएस आ जाता है। तो ये जो सारा हमारी प्राइवेसी को ऑटोमेटिकली मैनेज किया जा रहा है ये किसकी बदौलत है,
ये सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बदौलत है। उधर इंसान का कोई रोल नहीं है, उधर बेसिकली कौन यूज़ हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी यूज़ कर रही है, जो हमारी ऑनलाइन प्राइवेसी को, ऑनलाइन सेफ्टी को इंश्योर बना रही है, ठीक है, ताकि हमारा डाटा जो है वो अनऑथोराइज पर्सन से क्या किया जा सके, बचाया जा सके, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम आगे चले, ठीक है, तो जैसे हमने बात की, हम बिहेवियर को एनालाइज करवा सकते हैं, जिस तरह से हमने अभी रोबोटिक्स की भी बात की जिसमें सेंसर यूज़ होते हैं, ठीक है, वो सेंसर में फिर हमें बताना पड़ता है कि हम कौन सा एल्गोरिथम यूज़ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो एक्शन परफॉर्म हो जाता है। इसी तरह अगर हम बात करें, एनॉमली डिटेक्शन हो सकती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो वो जो हमारे सिग्नल है, आपने अक्सर देखा होगा सिग्नल पे टाइमर चल रहा होता है, 30 सेकंड ऑन हुआ। अक्सर ऐसे होता है कि जिस तरफ ट्रैफिक ज्यादा होती है उधर अक्सर आपने देखा होगा कि टाइम शॉर्ट लगता है, फिर अभी कुछ थोड़ी सी ट्रैफिक गुजरती है, बाकी ट्रैफिक अभी फिर वेट कर रही होती है। और अक्सर आपने गौर किया होगा कई मरतबा ऐसे भी हो जाता है सिग्नल अभी ओपन है और ट्रैफिक कोई नहीं आ रही, तो हम इन पे ऐसी चीजों पे भी क्या कर सकते हैं, एआई का यूज कर सकते हैं। वो एआई डिटेक्ट करे ट्रैफिक का फ्लो कितना है, जिस तरफ से ट्रैफिक का फ्लो ज्यादा है उस तरफ के सिग्नल को थोड़ी ज्यादा देर के लिए ओपन कर दे, जिस तरफ से ट्रैफिक का फ्लो कम है उस तरफ से वो टाइमर को कम कर दे ऑटोमेटिकली। तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम आगे चलें, ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी सी बात मशीन लर्निंग की भी की, ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समझ लें एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन है। और उसमें अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो हमने अभी न्यूरल नेटवर्क की बात की थोड़ी सी, ठीक है, और दूसरे कॉन्सेप्ट फिर आ जाते हैं उसके अंदर। तो मशीन लर्निंग जो है वो बहुत ज़्यादा जो है हेल्प कर रही है हमें चीज़ों को आइडेंटिफाई करवाने में और उसको क्लासीफाई करवाने में, ताकि उसके मुताबिक फिर हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खुद फैसला करे, ठीक है। अच्छा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक तो हम उसको ट्रेन कर रहे हैं और एक वो अपने आप भी ट्रेन हो रही है, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट बेसिकली हमारे जो है ना एआई के लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाते हैं, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो हमें ऑटोमेटिकली रिस्पांस प्रोवाइड करती है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा कि हैकर जो है वो एसक्यूएल इंजेक्शन का भी अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो, ठीक है, डेटाबेस पूरी हैक कर ली जाती है, या डीओएस के कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा आइडिया हो जिसे डिनाइल ऑफ सर्विस कहते हैं। अक्सर हैकर क्या करते हैं, एक ही आईपी से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, पेज नॉट फाउंड इस तरह। तो उन सिनेरियोज में फिर हमें कौन हेल्प करता है, हमें तो नहीं आइडेंटिफाई होगा कि वो जेन्युइन रिक्वेस्ट आ रही है कि नॉन जेन्युइन रिक्वेस्ट आ रही है, तो फिर उधर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करेंगे अपने डाटा को सेफ बनाने के लिए। अगर एआई का यूज नहीं कर सकते तो जाहिर बात है फिर हमारा डाटा जो है वो हैकर जो है वो बड़ी आसानी से हैक कर सकता है। ये नहीं कि एआई के यूज से 100% श्योर हो गया कि अभी जो है वो हैकिंग नहीं होगी। देखो, कोई भी चीज है वो इंसान की तरह 100% तो नहीं है, इंसान भी गलती करता है, ऐसे है, लेकिन उसने आसानी पैदा कर दी है, उसने उस चीज को रिड्यूस करने में हमारी बहुत ज्यादा हेल्प कर दी है, ठीक है। उससे फ्रॉड और जो हमारी बेसिकली है, अक्सर आपको पता है ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर हम क्रेडिट कार्ड वगैरह एंटर करते हैं, ठीक है, और बाकी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन एंटर करते हैं। और आजकल आपको पता होगा आजकल ये बड़ा स्कैम चला हुआ है, फेक फोन कॉल आती है, हम जी बैंक से बात कर रहे हैं, आप जी अपना ये जो है ये अपना बैंक अकाउंट नंबर बता दें या ये बता दें, सीएनएससी नंबर बता दें, फिर कह देते हैं जी आप बस जल्दी जल्दी बता दें वरना आप पता नहीं क्या होने वाला है। उसके बाद फिर आपको ओटीपी भी अक्सर आ जाता है, ठीक है। वो कॉलेज में कोलीग हैं, अभी रिसेंटली उनके साथ 30,000 का फ्रॉड हुआ है, ठीक है। तो वो बेसिकली जो है, देखो हर चीज की प्रोबेबिलिटी तो रहती है, लेकिन अब बचना तो आपने है ना खुद। अब जिस तरह ऑनलाइन सेफ्टी में बात करें, एआई आपको इतनी तो हेल्प कर रहा है ना, आप अपना पासवर्ड स्ट्रांग लगाओ। अब अगर आप पासवर्ड खुद नहीं स्ट्रांग लगा रहे तो फिर आपकी गलती है ना, उसमें एआई की गलती तो नहीं है। एआई तो आपको कह रहा है ना वीक पासवर्ड ना लगाओ अपने अकाउंट का, स्ट्रांग पासवर्ड लगाओ। अभी हमने जिस तरह स्ट्रांग पासवर्ड की बात की कि उसमें नंबर भी हो, कैपिटल अल्फाबेट भी हो, स्मॉल अल्फाबेट भी हो, स्पेशल सिंबल भी हो, तो एआई हमें हेल्प कर रहा है। लेकिन अब 100% श्योरिटी तो एआई की वजह से नहीं है, बाकी हमारे ऊपर है कि हम उस एआई को कितना यूज करके अपने डाटा को और अपनी ऑनलाइन चीजों को कितना ज्यादा हम सेव करना चाहें तो उसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप देखें, अब जो है हमने अभी पहले भी बात की कि जो बेसिकली अटैक्स होते हैं, ठीक है,
उन अटैक्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प कर देती है आइडेंटिफाई करवाने में, ठीक है। और एक मतलब फॉर एग्जांपल अटैक हुआ है तो जितना नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये तो आपको कर देगी कि आगे मजीद नुकसान से बचा दे आपको। ये नहीं कि एक मतलब फॉर एग्जांपल आपकी एक चीज़ खराब हो गई है तो बाकी भी खराब होनी शुरू हो जाए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ है उसमें डैमेज हो सकती है आपको, लेकिन मिनिमम डैमेज की बात कर रहे हैं, हम मैक्सिमम डैमेज की तरफ जो है वो बात नहीं कर रहे हैं। बाकी ये वही बातें हैं जो हमने जो है वो अभी रिसेंटली सारी जो है वो बात कर ली हुई है, ठीक है। तो चलें, ठीक है जी। आई होप के हमने उसको टॉपिक को जी के साथ हम एक मसनूई एनवायरनमेंट बनाते हैं। जी 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 तो वो रियल एनवायरनमेंट से कितना % एक्यूरेट होगा, मतलब कितना उसकी सिमिलर होगा? देखो वो रियल के 100% नहीं होगा, लेकिन 80 to 90% तो उसके करीब आप चले जाएंगे। जिस तरह मैंने अभी आपकी बेटा मिसाल दी ना जहाज़ की, अब रियल जहाज़ में बैठ के फीलिंग और आएंगी आपको, लेकिन जो इन्वायरमेंट होगा वो आपको महसूस ये करवाएगा कि आप इसी तरह ही बैठे हैं जिस तरह आप एक्चुअल जहाज़ में बैठ गए हों। लेकिन एक्चुअल जहाज़ में बैठने की फीलिंग और वर्चुअल इन्वायरमेंट में बैठने की फीलिंग में थोड़ा आपको पता है फ़र्क तो होगा, ठीक है जी बेटा। एनी कन्फ्यूजन? जी जी जी, ये बेसिकली आर्टिफिशियल जो न्यूरल नेटवर्क की बात की उसी की टाइप है आगे। हाँ, ये न्यूरल नेटवर्क की टाइप है। जिस तरह एक टाइप मैंने बात की पहले ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, फिर मैंने बात की CNN कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, तीसरी मैंने टाइप की डीप CNN। क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं था तो मैं इसलिए फिर उस तफसील में नहीं गया। अगर मशीन लर्निंग का टॉपिक होता ना फिर हम वो सारी ट्रेनिंग टेस्टिंग का पोस्टमार्टम करते आज हम फिर, ठीक है। क्योंकि वो मशीन लर्निंग का टॉपिक नहीं था तो मैं फिर ज़्यादा डिटेल में उसलिए नहीं गया। चैट GPT को यूज़ करना हमने इसलिए नहीं देखा कि सर कह रहे हैं कि चैट GPT का अलग से सेशन रखा गया है, तो उसमें फिर आपको बेटा बिगिनर से एडवांस लेवल तक वो सर सिखाएंगे जो भी आएंगे चैट GPT के लिए, ठीक है। तो मैंने चैट GPT को इतना आपको बता दिया कि मोस्ट पॉपुलर इस वक्त जो LLM है, ठीक है, लार्ज स्केल मॉडल भी आप कह सकते हैं उसको, वो चैट GPT है इस वक्त जो हमारी क्यूरी को अंडरस्टैंड करके उसको आई थिंक अजान भी हो रही है शायद। चलें ठीक है जी, फिर बाकी इंशाल्लाह बाकी हम कंप्लीट हो गया जी।